तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द ब्लैक ब्लड कर्स यानी कि द गैती इरंग। बहुत ही खतरनाक मूवी है, देखकर मजा आ जाएगा। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही खतरनाक जापानीज बैंड कर्स्ड हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए। मूवी का नाम है अबाउट अ प्लेस इन द किंकी रीजन। काफी बढ़िया फिल्म है, आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी, तो जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी की तैयारी को दिखाते हुए, जहां पर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। असल में ये शादी रीना नाम की लड़की की हो रही होती है, जो कि अपनी शादी से काफी खुश थी कि वो फाइनली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही थी। और इससे रीना की माँ भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। खैर अब थोड़ी देर के बाद में रीना और उसकी माँ आपस में बात करने लगती हैं, जहां पर वो उसको समझाने लगती है कि अब उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ उसकी माँ ने उसको ये भी कहा था कि रीना के लेट फादर को उस पर बहुत नाज होगा। ओवरऑल उसकी माँ ये चाहती थी कि वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े, क्योंकि पास्ट में उसके पिता के गुजर जाने की वजह से और बाकी कुछ और हादसों के चलते रीना अक्सर ओवर थिंकिंग किया करती थी। मगर फिलहाल वो काफी खुश है और अब रीना अपनी माँ को यकीन दिलवाती है कि वो अपने पति प्रम के साथ बहुत ही अच्छे से रहेगी। खैर बातें करने के बाद में रीना की माँ वहाँ से चली जाती है। अब अपनी माँ के जाने के बाद पश्चात रीना जो होती है वो मिरर में खुद को देखने लगती है, मगर तभी अचानक से मिरर क्रैक हो जाता है और उसकी एक तस्वीर जो कि उसके पिता के साथ थी वो नीचे गिर पड़ती है। अब रीना उस तस्वीर को उठाती है और दोबारा से उसको टांग देती है, मगर इसी बीच होता यह है कि लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी। ये देखकर रीना बाहर जाती है, जहाँ पर उसने अपनी माँ से लाइट्स के बारे में पूछताछ करी। तब रीना की माँ उसको ये बताती है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा हुआ है, जिसको सुनकर रीना दोबारा से अपने रूम में आ जाती है। अब रूम में आकर रीना को अपनी और अपने पिता की तस्वीर फिर से जमीन पर टूटी हुई दिखाई देती है। अब ये देखकर रीना काफी दुखी हो जाती है, मगर तभी उसे अपने दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी की झलक दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी हैरान थी। अब वो उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है और ऐसे ही पीछा करते करते वो बाहर आ गई थी, लेकिन बाहर से वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। खैर वहीं वेडिंग सेरेमनी के लिए होली वाटर रखा गया था, जो कि अब काला पड़ चुका था और वहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब रीना उस पानी को करीब से देखने लगती है कि तभी उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान थी कि तभी वहां पर मौलाना आते हैं और मौलाना ने काले पानी के साथ चूहे को देख लिया था और वो ये कहते हैं कि इसमें खून है। इसका मतलब साफ था कि ये चीज बैड ओमेन की तरफ इशारा कर रही थी। खैर अब ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि रीना और प्रम की शादी हो चुकी थी। प्रम का अभी अभी प्रमोशन हुआ था, जिस वजह से वो नए घर पर शिफ्ट हो रहे थे, जो कि उन्हें ऑफिस की तरफ से ही मिला था, और प्रम रीना को वहीं पर लेकर जा रहा होता है। इसी बीच रीना अपनी वेडिंग सेरेमनी में हुई अजीब घटनाओं के बारे में प्रम से बात करने लगती है। तब प्रम उन बैड ओमेन वाली बातों को हल्के में लेकर उनको बेकार बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रम का ये कहना था कि ये सारी चीजें कोइंसिडेंस होंगी। खैर अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रम उसे मिस्टर मूरी और मिसेस दर से मिलवाता है, जो कि वहां पर हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए आएंगे। खैर अब वो लोग उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं, मगर घर के अंदर आते ही उन लोगों को फर्श पर मिट्टी मिलती है, मड मिलती है, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों ने ठीक से सफाई नहीं करी। लेकिन मूरी का ये कहना था कि उसने सब कुछ अच्छे से साफ किया था। तब प्रम उन्हें दोबारा इसे साफ करने के लिए कह देता है, लेकिन रीना जो होती है वो नोटिस करती है कि जमीन पर लगी हुई मिट्टी नहीं थी, बल्कि असल में किसी के पैरों के निशान थे, जिसको देखकर उसे काफी अनईजी फील हो रहा था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर प्रम और रीना सो रहे थे, मगर उनको ठीक से नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। ऊपर से वहां पर कोई फैन भी नहीं था, और ये तो और भी ज्यादा वियर्ड बात है। खैर अगले दिन प्रम ऑफिस चला जाता है, मगर उसने घर पर एक फैन को पहुंचा दिया था ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। रीना उस फैन को फिक्स करने लगती है कि इसी बीच मिसेस डार वहां पर आ जाती हैं, जो कि रीना के हाथों में फैन देखकर ये पूछने लग जाती हैं कि वो इसको क्यों लेकर आई है। तब रीना बताती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से उसने ये मंगवाया है। मगर ये सुनकर मिसेस डर बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी। वो ये कहती हैं कि इस इलाके में कोई भी फैन इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऑलरेडी काफी ठंडा है, विच एक्सप्लेन्स कि इस घर के अंदर यहाँ पर ऑफिस वालों ने फैन क्यों नहीं दिए थे। खैर ये बात सुनकर रीना भी काफी हैरान थी कि खाली उनको गर्मी कैसे लग रही है। खैर यहाँ पर मिसेस डर ये कहती हैं कि वो यहाँ पर एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी करवाना चाहती हैं, अगर उसकी इजाजत हो तो, और उन्हें यहाँ पर पड़ोसी भी ज्वाइन करेंगे, जिससे कि रीना की जान पहचान बढ़ जाएगी। ये सुनकर रीना तुरंत हाँ कर देती है। जिसके बाद रात में घर में पार्टी होने लगती है कि इसी बीच रीना टेलीफोन पर प्रम से बात करने लगी थी, जहां पर प्रम ये बताता है कि उसको आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में वो काफी व्यस्त है। मगर उस्ताद जी जब घर आएंगे तो वो उनको जिंजर टी पिला दे,
क्योंकि वो उनकी फेवरेट है। इतना कहकर वो फोन रख देता है। फिर वो उस्ताद जी का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने की पूरा काला लिबास पहना हुआ था। उसको लगता है कि शायद से वही उस्ताद होंगे और इसलिए वो उनको अंदर लाकर बैठा देती है। फिर उसके लिए चाय बनाने लगती है, मगर चाय बनाकर जब वो उसके लिए लेकर आती है तब तक वो गायब हो चुके थे। खैर ये देखकर वो काफी हैरान थी और वो बाहर उनको ढूंढने जाती है। फिर वो एक पड़ोसी से पूछती है कि उस्ताद जी कहाँ पर हैं। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लैक लिबास पहना हुआ था। अब पड़ोसी ये बात सुनकर ये कहता है कि उस्ताद कभी भी काला नहीं पहनते, बल्कि वो तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। और इसी बीच वहाँ पर प्रम की एंट्री हो जाती है, जो कि ओरिजिनल उस्ताद को अपने साथ लेकर आया था। यानी कि फोन पर जो कोई भी था वो प्रम तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि वो लेट हो जाएगा। खैर ये देखकर रीना उसे उस काले लिबास पहने हुए आदमी के बारे में बताने लगती है। तब प्रम कहता है कि हो सकता है कि वो आदमी कोई पड़ोसी होगा। खैर अब वो लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं, मगर इसी बीच रीना को वो ओल्ड मैन ठीक उसके सामने दिखने लगता है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर उस पर अपनी फिंगर पॉइंट करने लगता है, जिसको देखकर वो और ज्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार्क कर रहा हो। खैर अब वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत ही अपना फेस जो है प्रम की तरफ मोड़ लेता है, मगर इतने में ही वो वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद में वो उठकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और तभी वो उसको घर के बाहर दिखाई देता है। ये बात वो प्रम को बताती है और ये सुनकर प्रम तुरंत ही उस आदमी को देखने बाहर जाता है, मगर बाहर कोई नहीं था। लेकिन रीना बिल्कुल श्योर थी कि उसने उस आदमी को देखा था। अब अगली सुबह रीना प्रम से ये कहने लगती है कि उसने उस आदमी को खुद देखा था, शायद वो उसको ही दिखाई दे रहा है और उसने उस पर फिंगर पॉइंट भी करी थी। तब प्रम कहने लगता है कि शायद वो भटका हुआ आदमी होगा जो कि यहाँ पर गलती से आ गया होगा, क्योंकि उसने गांव वालों से इस बारे में बात करी थी और उनके मुताबिक ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर रीना को काफी गर्मी लग रही थी, जिस वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती और इसलिए वो नहाने चली जाती है। मगर वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं पर मौजूद था, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर गर्मी क्यों रहती थी, क्योंकि इनके घर में ये स्पिरिट थी जो कि किसी बूढ़े व्यक्ति की दिख रही है। खैर अब नहाने के बाद जब रीना बाहर आती है तो वो आदमी वहीं पर मौजूद था, जिसको रीना नहीं देख पाती। जिसके बाद जब वो मिरर के सामने बैठी हुई थी कि तभी रीना को वो आदमी शीशे के अंदर दिखने लगता है, जो कि उसकी तरफ इशारा कर रहा था, मगर पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। विच एक्सप्लेन्स कि ये बूढ़ा व्यक्ति पक्का जिन होगा, क्योंकि वो मिरर रेल्म से आया हुआ था और हम जानते हैं कि जिन्स जो होते हैं वो मिरर वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं। खैर अब इसके बाद में रीना सोने चली जाती है, लेकिन सोते वक्त उसके फेस पर कुछ गिरता है और ऊपर देखने पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि सीलिंग से चिपका हुआ था। उसको देखकर रीना की हालत खराब सी जाती है। वो सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और ये कहने लगता है कि उसे रीना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर प्रम भी जाग गया था। रीना प्रम को डरी हुई आवाज में सब बताती है कि उसने उस बूढ़े आदमी को देखा जो कि यहीं पर मौजूद था। अब इस बात को सुनकर प्रम उसको शांत करता है और ये कहता है कि कल वो ऑफिस जाने से पहले डार और मूरी को यहाँ पर बुला देगा, ताकि वो उसको कंपनी दे सके और वो अकेला फील ना करे। यानी कि अभी भी प्रम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था ये रीना के खाली हेलुसिनेशंस थे। एनीवेज अगले दिन प्रम के ऑफिस जाने के बाद में रीना डर के साथ खाना बना रही होती है, लेकिन तभी रीना को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। अब तभी दूसरी ओर प्रम अपना काम कर रहा था कि तभी उसके पास में डार का कॉल आता है, जिसने उसे सारी बात बता दी थी। और फिर प्रम रीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर प्रम और रीना दोनों ही बहुत खुश थे। डॉक्टर बताते हैं कि रीना 7 वीक्स प्रेग्नेंट है। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर प्रम रीना को कॉल पर यह बता रहा था कि वो आज ओवर टाइम कर रहा है और इसलिए उसको आने में देरी हो जाएगी। मगर तभी रीना को वो मड वाले फुटप्रिंट्स फिर से मिलते हैं, जिसको देखकर वो हैरान हो गई थी और उसने डर और मूरी से इस बारे में पूछा, मगर उन दोनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब रीना उनको साफ करने के लिए कहती है और थोड़ी देर के बाद में वो अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेडरूम के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा होता है। रीना डरते हुए दरवाजा खोलती है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। तब वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी दोबारा से कोई उस दरवाजे को खोलने लगता है। रीना अब दोबारा चेक करनी चाहती है कि तभी रीना के पीछे वो बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया था और झट से वो उसके पास आ जाता है। उसको देखकर रीना बहुत डर जाती है और तभी उस आदमी ने अपने बड़े बड़े हाथों से रीना के पेट पर कट लगा दिया था। लेकिन किसी तरह से रीना वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते वक्त वो गिर पड़ती है और वो आदमी ठीक उसके पीछे होता है। यहाँ पर रीना के पेट से उसका फीटस बाहर निकल गया था, जो कि यहाँ पर नहीं बच पाता। और वो ओल्ड मैन यहाँ पर रीना के पास आता है और उसने उसी के सामने उसके फीटस को यानी कि बेबी को खा लिया था। और ये देखकर रीना काफी डर गई थी। लेकिन हमको नजर आता है कि असल दुनिया में ये रीना का सपना होता है, उसका नाइटमेयर था। वो चिल्लाते हुए जाग उठती है और उसकी आवाज सुनकर प्रम भी जाग गया था। वो उसे बताने लगती है कि उस बूढ़े व्यक्ति को उसने सपने में देखा और उसने उनका बेबी खा लिया। वो बहुत डरी हुई थी कि तभी प्रम ने उसको ये कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये खाली एक नाइटमेयर है। अब इसी बीच प्रम ये देखता है कि रीना को ढेर सारी ब्लीडिंग हो चुकी है और अगले दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ से उनको एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि रीना का बच्चा नहीं बच पाया। यानी कि वो सपना जो था वो रियल था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जिन ने यहाँ पर पक्का अपने मिरर रेल्म के अंदर, यानी कि जिन के खुद के रेल्म के अंदर, उसने रीना के बच्चे को ले लिया एज अ सैक्रिफाइस।
और ये सुनकर रीना बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अब प्रम उसको समझाता है कि वो दोबारा ट्राई करेंगे, उनकी किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन रीना बहुत उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि उसने हर चीज का ध्यान रखा, खाने पीने का, हर चीज का बिल्कुल ध्यान रखा था, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जरूर उसके बच्चे को उसी बूढ़े आदमी ने खाया था और उसका सपना बिल्कुल सच था। जिस पर प्रम ये कहता है कि ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। तब रीना उसको अपने पेट पर बने हुए उस बूढ़े आदमी के निशान को दिखाती है जो कि उसने अपने पंजों के जरिए किया था। अब इसको देखकर प्रम सीधा कह देता है कि ये निशान उसने गलती से खुद पर लगा लिया होगा, जबकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब अगले दिन प्रम ऑफिस चला जाता है और उसके जाते ही रीना डार से ये पूछती है कि क्या आसपास यहाँ पर कोई शेमन है, जिस पर डार उसे एक शेमन मिस्टर नार्थो के बारे में बताती है। थोड़ी देर के बाद में मूरी मिस्टर नार्थो को बैठाकर लेकर आता है। अब मिस्टर नार्थो घर में आकर बैठ गए थे और वो ध्यान लगाने लगते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है और इस काले जादू का तोड़ फिलहाल उनके पास नहीं था, मगर वो रीना को प्रोटेक्शन दे सकते थे। वो उन्हें कुछ कांच की शीशियां देते हैं और ये कहते हैं कि इनको घर के कोनों में रख दो, जिससे कि वो शैतान जो है वो उन पर हमला नहीं कर पाएगा, और ये खाली एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन था। खैर इसके बाद मिस्टर नार्थो वहां से चले जाते हैं और वो लोग घर के कोनों में उन कांच की शीशियों को रख देते हैं। अब अगले दिन प्रम की नजर उन शीशियों पर पड़ जाती है और वो इस बारे में मूरी से पूछता है, लेकिन मूरी झूठ बोलता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं और फिर प्रम उन सब पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि उन्होंने शेमन को यहाँ पर क्यों बुलाया और ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी प्रम उन शीशियों को गुस्से में आकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे कि रीना को काफी बुरा लगता है कि उसका पति उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। अब रात में प्रम काम कर रहा था कि तभी हवा के झोंके से विंडो झट से खुल जाती है, जिसको देखकर प्रम उस खिड़की को बंद कर देता है। मगर हम गौर करते हैं कि विंडो के नीचे वही मड वाले पैरों के निशान थे और ये निशान उसी बूढ़े व्यक्ति के थे, उसी शैतानी स्पिरिट के थे, यानी कि वो अंदर आ चुका था। खैर रात में ये लोग सो रहे होते हैं कि तभी रीना की आंख खुलती है। वो पानी पीने किचन में जाती है, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं मौजूद था, जिसका रिफ्लेक्शन मिरर में साफ दिख रहा था। तभी रीना भी उसको देख लेती है और वहां से भागने लगती है, मगर तभी वो जो मड वाले पैरों के निशान होते हैं उसके ऊपर आकर वो फिसल जाती है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसके ऊपर आता है और अपने सलाइवा को रीना के मुंह के अंदर गिरा देता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी आ गए थे और इस बार प्रम ने फाइनली उस बूढ़े व्यक्ति को देख लिया था। यानी कि इस बार उस बूढ़े व्यक्ति यानी कि स्पिरिट के अंदर इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो उनके सामने खुद को इनविजिबल कर पाए, और इस बार प्रम ने फाइनली उसको देख लिया था, यानी कि रीना झूठी नहीं थी। अब इस बूढ़े व्यक्ति की स्पिरिट घर के बाहर चली जाती है और प्रम जल्दी से बाहर आकर उसको ढूंढने लगता है, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति छत पर था, जो कि प्रम के सामने ही गायब हो जाता है। तब प्रम ने मूरी को छत पर चढ़ने के लिए कहा था और पर जाकर मूरी को वो बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं दिखता, मगर उसको एक अजीब सा पॉट दिखाई देता है, जिसको वो नीचे लेकर आ गया था और उसने उसे प्रम को वो दिखाया। अब अगले दिन उन लोगों ने शेमन नार्थो को बुलाकर उस पॉट को दिखवाया, जिसको देखकर शेमन ये कहता है कि ये पॉट तो विच क्राफ्ट वाला है, मतलब कि काले जादू वाला, और इसके अंदर रैट का काला खून मिला हुआ है। और आपको याद हुआ कि इनकी शादी के दौरान भी जो होली वाटर था उसके अंदर चूहा ही मारा गया था, और असल में ये एक बहुत ही खतरनाक कर्स होता है जिसे ब्लैक ब्लड कर्स कहा जाता है, और इस मूवी का नाम भी ब्लैक ब्लड ही है। बेसिकली ये कर्स उनके ऊपर किसी ने डाल दिया है ताकि वो उनसे बदला ले पाए, और अगर उन्हें इस कर्स को खत्म करना है तो उन्हें उस शख्स के घर पर जाकर एक ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि इस कर्स को ऑपरेट कर रहा है, और अगर उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को नष्ट कर दिया तो फिर ये कर्स खत्म हो जाएगा। अब शेमन रीना से ये पूछने लगता है कि क्या उसको कोई ऐसा शख्स याद है जो कि उससे बदला लेना चाहता हो। अब ये सुनकर रीना थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बाहर आ जाती है। उसके पीछे प्रम भी आता है और प्रम को रीना ये बताती है कि शादी से पहले वो यूडी नाम के एक व्यक्ति को डेट कर रही थी, मगर बाद में उन्हें सेपरेट होना पड़ा। लेकिन यूडी उससे अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि वो रीना से ऑब्सेस्ड हो रखा था, लेकिन फिर भी उन्हें सेपरेट होना ही था। और तब यूडी ने उसको ये कहा कि अगर उसने किसी और से शादी करी तो वो इस बात को नहीं सहेगा और चुप भी नहीं बैठेगा, मतलब कि शायद से यूडी ही वो शख्स हो सकता था जिसने ये सब किया होगा, और कर्ज खत्म करना है तो उन्हें जल्दी से यूडी को ढूंढना पड़ेगा। अब सीन बदलता है जहां पर रीना यूडी के बारे में अपने पुराने फ्रेंड से पूछताछ करने लगती है, और तब रीना को एक फ्रेंड से ये पता लगता है कि यूडी को जकार्ता पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और रीजन इसका अननोन है, मगर उसके रिलीज होने के बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कहां पर है, और शायद उन्हें पुलिस से ही कोई हेल्प मिल सकती है। खैर अब कहानी यहाँ से 7 महीने आगे जाती है और हम देखते हैं कि रीना 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और अब तक उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, और ये शेमन के प्रोटेक्शन की वजह से था। खैर इसी बीच अब रीना के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि यूडी असल में अपनी बहन के साथ रह रहा था और वहीं जाकर उनको सब पता चलेगा। ये सुनकर रीना ये बात प्रम को बताती है और प्रम ये सुनकर शेमन के साथ अगले ही पल यूडी के बहन के यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उनको एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि यूडी तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था, और अगर ऐसा है तो उस कर्ज को भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्ज क्रिएट करने वाले के खत्म होने के बाद में कर्ज अपने आप ही मिट जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मींस यूडी ने ब्लैक मैजिक डाला ही नहीं था और वो व्यक्ति बिल्कुल सही था। अब प्रम रीना से टेलीफोन पर पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई और है जो कि ऐसा कर
सकता है। अब यहाँ पर वो उसे अपनी माँ से भी सेम चीज पूछने के लिए कहता है, लेकिन इससे कुछ भी पता नहीं चलता। अब रात में होता यह है कि रीना को थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगता है। इसी बीच रीना उठकर कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन तभी शॉकिंगली उसे फर्श पर फिर से वही मड के निशान दिखते हैं। अब निशानों को देखकर वो काफी डर गई थी और वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर वो अंदर ही कैद रह जाती है। इसी बीच वो होली वाटर की शीशा भी टूट गई थी, यानी कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन से कुछ नहीं हुआ था, बल्कि ये जो स्पिरिट है या फिर डीमन जो कुछ भी है वो 7 दिन और 7 महीने बाद आता है। दरअसल इसका असर अब खत्म हो चुका था और इसी बीच वहाँ पर वो ओल्ड व्यक्ति आ जाता है जिसने की रीना को पीछे से पकड़ लिया था और वो एक गहरा सा कट उसके पेट पर लगा देता है। इसी बीच वहाँ पर शेमन और प्रम भी आ गए थे, जिन्होंने दरवाजा खोल दिया और वो सीधा अंदर आए। शेमन उस ओल्ड मैन को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है और बाकी लोग रीना को संभाल रहे थे और उसके पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। अब यहाँ रीना अपने बच्चे को जन्म दे देती है और तभी शेमन भी उस ओल्ड मैन को वहाँ से भगा देते हैं, यानी कि अगर ये लोग नहीं आते तो पक्का ये बूढ़ा व्यक्ति रीना के बच्चे को ले जाता। मतलब कि आप गौर करो कि इन दोनों की शादी के 7 दिन बाद ये ओल्ड मैन की स्पिरिट यहाँ पर आई थी, यानी कि पार्टी वाले टाइम पर, और ये रीना को फिर दोबारा तब दिखाई दी जब ये 7 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। और तब भी यहाँ पर क्या हुआ था आप जानते हो। और अब यहाँ पर ये वापस लौटा है 7 महीने बाद, यानी कि ये 7 के फिगर्स में आता था। एनीवेज यहाँ पर इनको बेबी गर्ल हुई थी, जिसको देखकर वो काफी खुश थे। अगले दिन वो उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। इसी बीच वहाँ पर शेमन आता है और रीना शेमन से पूछती है कि उनकी बेबी तो नॉर्मल बॉर्न हुई है, मतलब कि कर्ज खत्म हो गया। ये सुनकर शेमन चिंतित होकर कहने लगता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि असल में ये कर्ज अभी भी उस बच्ची के खून में है। और फिलहाल उसका अंदाजा ये है कि पहली बार ये ओल्ड मैन की स्पिरिट रीना के पास तब आई थी जब वो 7 वीक प्रेग्नेंट थी। दूसरी बार वो 7 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान आया था। और अब ओल्ड मैन ये फाइनली दोबारा आएगा उसकी बच्ची को लेने के लिए, और वो आएगा अब उसकी बच्ची जब 7 साल की हो जाएगी। ये सुनकर दोनों ही माता पिता घबरा जाते हैं। अब सीन यहाँ से 7 साल आगे आता है, जहाँ पर हमको पता लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुई रखा था। लेकिन दुई असल में नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी, वो बहुत ही अजीब होती है। उसका एक शोल्डर असल में ऊपर था और उसके पैरों पर निशान भी था। इतना ही नहीं, वो बात तक नहीं कर सकती थी। यहाँ पर दुई जो थी वो कई बार अजीब या फिर खतरनाक चीजें किया करती। और आप जानते हो कि वो जिन की बेटी थी, क्योंकि असल में उसके अंदर जिन वाला भी खून था, जिसके चलते उसकी हालत ऐसी थी। और असल में ये सब हुआ था उसी काले जादू और कर्ज की वजह से, यानी कि उसे बूढ़े व्यक्ति और जिन की वजह से। अब एक दिन दुई अपने घर पर नहीं होती, तब रीना उसे ढूंढने जाती है। बाहर जाकर देखने पर रीना को दुई मिल जाती है, जो कि एक चाकू से गड्ढा खोद रही थी। अब रीना अपनी बेटी से चाकू मांगने लगती है, लेकिन वो उल्टा उसके ही हाथ पर कट लगाकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद में रीना घर पर आती है और दुई को वो अपने रूम में चेक करने गई थी, जहाँ पर जाकर वो दुई को देखती है जो कि एक जानवर को खा रही होती है। इसको देखकर रीना को काफी बुरा लगता है, सदमा लगता है, यानी कि वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, अजीब हरकतें किया करती। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जिन के ब्लड की वजह से था, कर्ज की वजह से था। अब रात में वो प्रम के सामने रो रही होती है और वो ये चाहती थी कि रीना की बेटी भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। वो रोज रोज उसकी ऐसी हरकतें देखकर डर जाया करती। और परसों तो उसका 7वां जन्मदिन भी था, मीन्स वो ओल्ड मैन कल आकर उसको भी ले जाएगा। और इन सब बातों से वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, स्ट्रेस्ड आउट थी। तब प्रम उसको समझाता है कि कल नार तो अपने साथ किसी पावरफुल शख्स को लेकर आने वाले हैं, जो कि उनकी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। अब अगले दिन नार तो वहां पर आते हैं, जो कि अपने साथ में याई नाम के एक बंदे को लेकर आए थे, जो कि एक पावरफुल शेमन थे, और वो अपने बेटे आर्यो को भी वहां पर साथ लेकर आए थे। अब यहाँ पर मिस्टर याई और बाकी लोग मिलकर सारी तैयारियां करते हैं, क्योंकि रात के 12 बजते ही वो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि जिन वहां पर आ जाएगा। अब सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पर 12 बजने ही वाले थे। ये सभी हीलर्स और दोनों माता पिता दुई को घेर कर प्रार्थना पढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से 12 बज जाते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उनको बाहर उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज आ रही थी। सभी लोग दुई को घेर कर खड़े हो गए थे। यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति नार्तो को पकड़कर उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उसकी अंतड़ियों को ही निकाल लेता है, जिससे कि नार्तो वहीं पर खत्म हो जाता है। मगर बाकी लोग उसी बूढ़े व्यक्ति को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर याई उसके ऊपर होली वाटर डालने लगते हैं और उसे वहां से जाने को कहने लगते हैं, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ढीठ था। लेकिन किसी तरह से मिस्टर याई ने उसको काबू कर लिया था। फिर बड़ी मशक्कतों के बाद वो उस क्रीचर को वहां से भगाने में कामयाब हो गए थे और अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मिस्टर याई प्रम और रीना से ये कहते हैं कि फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मगर उनको जल्दी से जल्दी इस कर्ज को खत्म करना होगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। और वो जिन जो है वो यहाँ से भागकर काफी गुस्से में था, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाया। ऑब्वियस ही बात है, इस कर्ज के चलते यहाँ पर पक्का रीना और उसकी बेटी का सैक्रिफाइस दिया गया होगा। लेकिन जब वो पूरा नहीं हुआ तो जिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और बहुत खतरनाक होने वाला है। अब इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर याई और प्रम के बयान से सब कुछ सेटल हो गया था। अब उनके जाने के बाद में मिस्टर याई ये कहते हैं कि कोई तो उनसे कुछ बात छुपा रहा है और ये ठीक
नहीं है। तब प्रम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि प्रम ही वो शख्स था जो कि उनसे कुछ छुपा रहा था। लेकिन अब जाकर प्रम को सारा सच बोलना पड़ता है क्योंकि बात काफी आगे बढ़ गई थी। यहाँ पर प्रम कन्फेस करता है कि शायद ये कर्ज मावार ने उन पर छोड़ा है। ये सुनकर रीना हैरान थी क्योंकि मेवार के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि 7 साल की मैरिड लाइफ में ये नाम उसने पहली बार सुना था। अब तब जाकर प्रम उसको सब कुछ बताता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। खैर अब कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम प्रम को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम किया करता था और प्रम का उन दिनों मवार से ही अफेयर था जो कि उसके ऑफिस में ही काम करती थी। मगर प्रम की शादी की बात रीना से चल रही होती है, लेकिन रीना से वो शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि रीना जॉब किया करती थी और वो हमेशा ही इस सिलसिले में टाउन से बाहर रहती, और अगर वो प्रम से शादी करती तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती। मवार श्योर थी कि रीना कभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, मगर उसका यकीन राख हो गया जब रीना ने प्रम के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और अब प्रम को रीना से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय वो उसकी फियांसे बन गई थी। मगर मवार स्टिल उसके साथ अफेयर में थी। लेकिन मवार को जब प्रम ये बताता है कि उसे रीना से शादी करनी ही पड़ेगी तब यहाँ पर मवार बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन प्रम के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद से रीना ने गलत किया था, उसने भी यूडी के बारे में कुछ नहीं बताया प्रम को, लेकिन प्रम तो यहाँ पर उससे भी बड़ा धोखेबाज था और अब इसलिए प्रम जो है वो मवार को छोड़कर जा रहा था। मगर मवार को ये बात बहुत ही ज्यादा हर्ट कर जाती है और इसलिए वो प्रम के जाने से पहले ये बोलती है कि उसकी फैमिली कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, और ये सुनकर मवार ने उस समय उसे इग्नोर कर दिया था। मगर उसकी बातें अब सच हो रही थी। वो मवार ही है जिसने कि उस कर्ज को उनके ऊपर डाल दिया था। प्रम ने ये बात मिस्टर नार्तो को भी बताई थी और वो पिछले 7 सालों से मवार को ही ढूंढ रहे थे, मगर वो उसे मिल ही नहीं पाई, यानी कि वो पहले से जानता था कि ये सब मवार ने किया होगा। ये सुनकर रीना को बहुत हर्ट होता है और वो रोते हुए बाहर चली जाती है कि प्रम ने उससे बातें छुपाई थी। तब मिस्टर याई उसको कहते हैं कि वो अपनी बीवी को मनाए क्योंकि रिचुअल में उन दोनों का साथ होना जरूरी है। तब जाकर प्रम जो होता है वो अपनी बीवी को मनाने लगता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो उसे ढूंढकर उस कर्ज को नष्ट कर देगा, यानी कि मवार को। उसकी बातें सुनकर रीना उसे माफ कर देती है। फिर इसके बाद में मिस्टर याई प्रम का खून लेकर एक रिचुअल करते हैं जिससे कि उन्हें मवार की लोकेशन पता चल जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पहले ही मिस्टर याई को बुला लेना चाहिए था, या फिर ये भी हो सकता है कि मिस्टर नार्तो को मिस्टर याई को ढूंढने में काफी वक्त लग गया होगा क्योंकि ऐसे बहुत पावरफुल शेमन्स कम होते हैं। खैर ये लोग रीना को आर्यो के हवाले कर बिना देरी किए वहां के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़े वक्त के सफर के बाद में वो मवार के घर के बाहर आ गए थे जहाँ पर वो उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगते हैं, मगर मवार पीछे से आकर उन दोनों को बेहोश कर देती है। और जब प्रम की आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा पाता है और साथ ही साथ वो मिस्टर याई को बेहोश देखता है। इसी बीच वहां पर मवार आती है, उसको टॉन्ट मारने लगती है, मगर इसी बीच उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की घड़ी ये थी कि वो अपने कर्ज को बचा कर रखे, इसलिए वो सबसे पहले मिस्टर याई को चाकू से खत्म करने लगती है। मगर प्रम उसको धक्का दे देता है जिससे कि वो शीशे पर गिरकर बेहोश हो जाती है, और तब वो जल्दी से उसके हाथों से चाकू लेकर खुद को और मिस्टर याई को आजाद करता है। मिस्टर याई की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उनके सर से काफी खून आ रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। वो प्रम को जल्दी से उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में वो उसे ऑब्जेक्ट मिल जाता है और वो उसे सीधा मिस्टर याई के पास लेकर आता है, मगर दिक्कत ये थी कि मिस्टर याई तब तक खत्म हो चुके थे। अब तब प्रम आर्यो को फोन करके ये सब बताता है और आर्यो अपने पिता के खत्म होने की बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गया था, मगर अभी इन सब का वक्त नहीं था। वो जल्दी से प्रम को उस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर आने के लिए कहता है क्योंकि अब वही कर्ज को खत्म करने के लिए रिचुअल करेगा। प्रम जल्दी से घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन घर पर वो बूढ़ा व्यक्ति आ चुका था जो कि सबसे पहले तो आर्यो के पास आकर आर्यो को स्टैब कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये इतना जल्दी हुआ था कि उन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। मीनवाइल रीना को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी और वो उसे ढूंढने उसके रूम में जाती है, जहाँ पर रीना की माँ को उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी कि जिन ने हवा में उठाया हुआ था। लेकिन रीना के नीचे करने पर वो ठीक हो जाती है, मगर उसकी बेटी दुई वहाँ पर नहीं थी और वो दुई को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति दुई को अपने साथ ले जा रहा था। तब वो उसको रोकने लगती है और उसने दुई का हाथ पकड़ लिया था, यानी कि यहाँ पर माँ की ममता सबसे ऊपर थी। अब वो बूढ़ा व्यक्ति ये कहता है कि वो इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि इसके अंदर उसका खुद का खून है जो कि उसने सलाइवा के जरिए रीना के अंदर डाला था, और आपको ये सीन याद होगा। ये सुनकर रीना कहती है कि अगर उसे ले जाना ही है तो वो उसको ले जाए, मगर उसकी बच्ची को छोड़ दे। ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति राजी हो जाता है और उसने उस बच्ची का हाथ छोड़ दिया था। अब रीना जाने से पहले दुई से आखिरी बार मिलकर जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति रीना को लेकर गायब हो गया था। बेसिकली उसे अपने रेल्म के अंदर ले गया था। अब इसी बीच वहां पर प्रम आ जाता है, लेकिन प्रम को रीना कहीं नहीं मिलती। तब रीना की माँ को खाली रीना की लाश दिखाई देती है और प्रम भी अपनी बीवी को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रहा होता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। लेकिन प्रम अब उस कर्ज को खत्म कर रहेगा क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया था, इसलिए वो दुई को अपनी सासू माँ के हवाले कर निकल जाता है मवार के घर के लिए, क्योंकि हर चीज की जड़ वही थी। वो मवार के घर पहुंचता है जहाँ पर वो ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे खत्म कर सके, मगर प्रम मवार से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो इस
इस रिचुअल को खत्म कर दे ताकि उसकी बेटी ठीक हो जाए और रीना इस दुनिया में वापस आ सके। लेकिन मवार उसको साफ मना कर देती है, जिसके बाद मवार उसके ऊपर मशेटी से हमला करती है, जिसमें दोनों के बीच एक काफी ब्रूटल फाइट होती है, जिसमें मवार प्रम का फेस जला देती है। जिसके बाद में लड़ाई में प्रम मवार के दोनों हाथ काट देता है। लेकिन तब भी मवार के अंदर इतना गुस्सा था, वो ये कहने लगती है कि उसकी फैमिली कभी ठीक नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं होगी और उसकी बीवी नर्क में जाएगी। ये सुनकर प्रम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मवार का सर धड़ से अलग कर देता है। अब मवार के खत्म होते ही कर्ज खत्म हो गया था और दुई भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसका शोल्डर और उसके पैरों पर निशान सब कुछ नॉर्मल हो गया था, यानी कि जिन का कर्ज खत्म हुआ उसका खून खत्म हो गया था और अब वो बोल भी सकती थी। उसके पास उसकी नानी आती है, मगर दुई उसे नहीं जानती थी क्योंकि इतने समय से वो अपने कॉन्शियस माइंड में थी ही नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिट तो किसी दूसरे ही रेलम के अंदर थी। बेसिकली उसके अंदर जिन की एनर्जी चैनलाइज हो रही थी। खैर दुई की नानी उसे ठीक देखकर काफी खुश होती है। खैर अब दूसरी तरफ प्रम रीना को याद कर रहा होता है कि उसके बिना वो नहीं जी सकता और इसलिए वो खुद को भी खत्म कर लेता है। यानी कि वो समझ गया था कि जो जिन है वो रीना को ले जा चुका है और इन सब में उसकी गलती थी, जिसके चलते यहाँ पर उसने खुद को खत्म कर लिया। खैर अब अगला सीन होता है कुछ साल बाद का, जहाँ पर दुई बड़ी हो गई थी और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसे बचपन से लेकर अब तक उसकी नानी नहीं पाला था। वो स्पीच में ये कहती है कि वो बिना माँ बाप के बड़ी हुई है और उसके पास उनकी कोई भी याद नहीं है, मगर स्टिल उसको विश्वास है कि अगर उसके माता पिता जहाँ पर भी हैं तो उसको देखकर वो खुश हो रहे होंगे। और उसकी ये स्पीच सुनकर दुई की नानी काफी खुश थी और हम जानते हैं कि उसके माँ बाप ने दुई के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया था। और बूम, इसी के साथ में गैती ईरंग फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी, जो कि काफी बेहतरीन मूवी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उस ओल्ड मैन के बारे में। तो वो जो ओल्ड मैन था असल में एक क्रीचर या फिर जिन था, जिसको इंडोनेशिया के अंदर सैनतेत कहते हैं। ये असल में एक तरह का कर्स होता है, यानी कि ब्लैक रेड ब्लड कर्स होता है, जिसको लोग दूसरों के ऊपर भेज देते हैं और ये चीज हमेशा बदले की भावना से और जेलसी में आकर करी जाती है और ये ज्यादातर बच्चों को ले जाने के लिए करा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मेन टारगेट थी ना, वो हमेशा से रीना का बच्चा था। स्टार्टिंग में आपको याद होगा पहले वाला फीटस गायब हुआ था, उसको जिन खा गया था और अब जिन का दूसरा निशाना यहाँ पर दुई थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रीना ने यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उसकी बेटी हमेशा ठीक रहे, जो कि अंत में हो भी गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रम का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो अंत में मवार को खत्म नहीं करता तो ये कर्ज कभी खत्म नहीं होता, यानी कि एटलीस्ट जो उनकी बेटी थी वो ठीक नहीं होती। लेकिन जैसे ही कर्ज खत्म हुआ, वहां पर जिन वाली सारी एनर्जी जो थी वो दुई के अंदर से खत्म हो गई थी और कर्ज का भी पूरी तरह से खात्मा हो गया था, जिसके चलते दुई बिल्कुल ठीक हो गई और अब जाकर वो एक सुखद जिंदगी बिता रही थी। तो दोस्तों ये थी ब्लैक ब्लड यानी कि गैती ईरंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने अभी तक अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन जापानीज 2026 हॉरर फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। बैंड और कर्स्ड हॉरर मूवी है, बहुत ही बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। बिल्कुल नोरोई द कर्स हॉरर फिल्म की तरह है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट, डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए